हेलो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आ जाओ आ जाओ। वेलकम वेलकम वेलकम। गुड इवनिंग मेरे बच्चों। आई होप कि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। चेक करो सर। ओके। हेलो। हाँ तो बच्चों, अभी, हाँ अभी स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया, स्टार्ट। ओके 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 ओके, बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे। आइए 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 आइए। वेलकम 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 वेलकम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। राम राम, गुड इवनिंग। हाँ हाँ, बहुत सारे बच्चे। सोडियम सर बैक, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना। चलो मेरे बच्चों, तो लास्ट क्लास में मैंने जैसा कहा था आपसे। ओके 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 ओके, आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ, है ना। चलो, तो लास्ट क्लास में, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने जाने से पहले कहा था कि हम डीपीपी नंबर 2 और 3 डिस्कस करेंगे, है ना। ओके, वेलकम वेलकम वेलकम। गुरु जी प्रणाम प्रणाम। ओके, गुड इवनिंग। चलो आओ मेरे बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने एन फैक्टर और बैलेंसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स वगैरह कंप्लीट कर लिया था। अब हम नेक्स्ट पार्ट जिस पर डिस्कस करेंगे वो ये है कि आपने देखिए बैलेंसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स में दो मेथड पढ़े थे मेरे बच्चों। एक था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक था हाफ रिएक्शन मेथड। आप बोलोगे यस सर। अब आपने क्योंकि एन फैक्टर निकालना भी सीख लिया है, जिसको हम ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट के लिए डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज और गेन पर मोल ऑफ सब्सटेंस, है ना। ठीक है ठीक है ना। तो मेरे बच्चों, अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ हाँ हाँ, A1 A2 दोनों के बच्चे आराम से बैठे, कोई टेंशन नहीं है, दोनों बैच को बिल्कुल बराबर कर दिया है ना। ओके, आ जाओ मेरे बच्चों। तो देखो, अब आप नई पार्ट को सीखो कि सर अगर मान लीजिए दो रिएक्टेंट हैं और इनके एन फैक्टर आपको मालूम हो गए हैं, क्योंकि आपने एन फैक्टर भी सीख लिया, बैलेंस प्रोडक्ट्स अलग सीखा है, तो उन दोनों को मैं अटैच करके, अब क्या बोल रहा हूं आराम से सुने। मान लीजिए आपके पास मेरे बच्चों एक रिएक्टेंट है ए, ये बी से रिएक्ट कर रहा है और कुछ प्रोडक्ट बना रहा है। क्या बना रहा है पता नहीं है, ठीक है, जो भी बना रहा होगा। अब ये हमारी अनबैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको एन फैक्टर देखना आता है। आप बोलोगे मानो मत सर, आता है वो हमको। इसका एन फैक्टर जो है मेरे बच्चों, हम मान लेते हैं N1 है, इसका एन फैक्टर मान लीजिए N2 है। तो आपने जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड देखा था, है ना, उसी का ये दूसरा फॉर्मेट है कि अगर आपको दोनों रिएक्टेंट के एन फैक्टर मालूम हो तो आप मेरे बच्चों उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो इसमें क्या करोगे, N2A प्लस N1B, और उससे आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ये जो भी बनेंगे, है ना, या बैलेंस होने में आपको हेल्प मिल जाएगी। मैं आपको इसके लिए एग्जांपल कोड करता हूं, रिडॉक्स और नॉन रिडॉक्स रिएक्शन दोनों के। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, आ गए आ गए आ गए आ गए। क्लास नहीं चल रही यार? क्लास तो चल रही है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ओके, अब देखो मेरे बच्चों, जैसे मान लीजिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं बेटे NaOH के साथ में। अब ये सोडियम सल्फेट बन गया मेरे बच्चों और वाटर बन गया। अब देखो, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टिंग विद NaOH कन्वर्टिंग इनटू सोडियम सल्फेट। तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका जो है वो एन फैक्टर 2 होगा। वाई? बिकॉज 1 मोल H2SO4 रिलीज बोथ H प्लस आयन। NaOH के पास एक ही OH माइनस होता है बेटा, इसका एन फैक्टर 1। तो इनके एन फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो H2SO4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा बेटा, और इसका एन फैक्टर 2 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इससे आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, और साथ में आप वाटर वगैरह को बैलेंस कर देना 2H2L। तो रेस्ट पार्ट आप बैलेंस कर पाएंगे
तो इजी लैंग्वेज में मेरे बच्चों दो रिएक्टेंट हैं, दोनों के अलग अलग एन फैक्टर हैं, N1 N2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पीछे जो सिंपल सा रीजन है वो अगर आपने डॉक्स पढ़ा होगा तो हम बोलते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम बराबर करते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले को नॉन रिडॉक्स रिएक्शन पर भी आराम से लगा सकते हैं। लिख लो, आराम से लिख लीजिए। क्या जीत कर आया है सर? बताएंगे बताएंगे, पहले पढ़ लो, पहले लिख लो। ठीक है, मान लीजिए कोई रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है मेरे बच्चों, तो हम रिडॉक्स रिएक्शन में इसी कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं क्या? यस, वी कैन अप्लाई। मान लीजिए कोई रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, सबने लिख लिया मेरे बच्चों? तो लिख लीजिए आराम से। तो एन फैक्टर को आपको, इसका एन फैक्टर N1 है मेरे बच्चों, इसका एन फैक्टर N2 है, आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो उससे आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। या छोटा मोटा कोई फैक्टर और इंट्रोड्यूस करना हो, मान लो 2 से डिवाइड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, वो आपकी चॉइस हो सकती है। तो इस तरीके से बैलेंस करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल और देता हूं रिडॉक्स का। मान लीजिए वेनेडियम जो ऑक्साइड है, सपोज करो वो Fe2O3 से रिएक्ट कर रहा है और ये बना रहा है बेटा V2O5 और साथ में ही बन रहा है FeO। अब ये है रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पर V का नंबर +2, आयरन का नंबर +3, यहां पर इसका नंबर +5, इसका नंबर +2। ठीक है, तो अब आप आराम आराम से इसका एन फैक्टर निकाल लो। V +2 से +5 जा रहा है तो इसका मतलब है इसका एन फैक्टर 3 होना चाहिए। आयरन +3 से +2 जा रहा है तो एन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 मोल दिस कंपाउंड कंटेंस 2 मोल ऑफ आयरन, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2 होगा इसका एन फैक्टर। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर 3 आया। 2 क्यों हुआ बेटा? आयरन इसके अंदर 2 मोल है, +3 से +2 जा रहा है, चेंज 1 का हुआ, बट 1 मोल दिस कंपाउंड कंटेंस 2 मोल ऑफ आयरन, तो 1 × 2, तो इनके एन फैक्टर अलग अलग आ रहे हैं। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे रे, ये क्या हो जाएगा बेटा? 2VO + 3Fe2O3 कन्वर्टिंग इनटू V2O5 + FeO। अब आप बाकी बैलेंस कर दो। 2V इधर है बेटा, 2V इधर है, 5O इधर आ गए, 5O इधर आ गए। O चेक करो इधर, 3 × 3 9O है, 4 इधर आ गए, तो यहां पर ये आप 6 आयरन मोल आयरन को बैलेंस करो। देख लिया, वेनेडियम बैलेंस हो गया, 2 है। आयरन बेटा इधर 6 मोल है, 3 × 2 6 मोल है। O चेक करो, 2 और 3 × 3 9, 9 + 2 11 मोल O इस तरफ है, 5 और 6 11 O इस तरफ है। तो ये रिएक्शन आपकी एन फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बैलेंस हो गई। ठीक है, हाँ, शीट नहीं मिलेगी बेटा, शीट तो दे दी थी आपको। क्या आपको रेडॉक्स की शीट नहीं मिली? मैंने तो स्टार्टिंग में शीट डाली थी बेटा रेडॉक्स की, चेक करो रे बच्चों। ओके, वेरी गुड। शीट नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी मेरे बच्चे? शीट तो मैंने बहुत पहले दे दी थी। क्या आपको कैरियर बिल के ऐप पर शीट अवेलेबल नहीं है क्या मेरे बच्चों? बताओ मेरे बच्चों, बताओ रे मेरे बच्चों। ऐप में तो नहीं है सर। चलो अगर नहीं है तो मैं दोबारा डलवाता हूं फिर, है ना। अगर आपको लगता है कि शीट नहीं मिली है, मैं चेक करवाता हूं कैरियर बिल के ऐप पर। अगर नहीं है तो मैं रेडॉक्स की शीट डलवा दूंगा, है ना। हालांकि प्रॉब्लम सॉल्व करने का पार्ट अभी आपका 2-3 लेक्चर के बाद अच्छा बनेगा, है ना। अभी 2 लेक्चर और हो जाए तो आप अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। सारे चैप्टर्स के अवेलेबल है। बच्चा तो बोल रहा है सर ऑर्गेनिक की A2 बैच में कब से शुरू होगी? मेरे हिसाब से अब होने वाली है, हो जाएगी, है ना। ऐप में नहीं है, डीपीपी पीडीएफ में। बच्चों कुछ बच्चे बता रहे हैं जिनको शीट नहीं मिली है, वो बता रहे हैं डीपीपी की पीडीएफ में है, शीट है सर। देखो बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बोल नहीं है, कुछ बच्चे हैं। बच्चों ने बोला है सर डीपीपी पीडीएफ में है, देख लो, आप देख लो, ठीक है ना। अच्छा, A1 में अवेलेबल है, A2 में नहीं है, ये क्या बात हुई यार। चलो फिर भी, और चिंता ना करें, घबराए नहीं, टेंशन फ्री रहें। अभी शीट सॉल्व करने का टाइम नहीं आया, लेकिन मैं डलवा दूंगा, दोबारा से डलवा देंगे, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है किसी को भी। ओके, आप जो पढ़ा रहा हूं पहले उस पर ध्यान दो, फिर मैं अब जो अगली क्लासेस में प्रॉब्लम कराऊंगा उन पे ध्यान दीजिएगा, थ्योरी पे ध्यान दीजिएगा, फिर मैं आपको शीट में से होमवर्क दूंगा। तो नहीं मिले तो घबराए नहीं, शीट को दोबारा डलवा देंगे अपन, ठीक है। टेंशन फ्री रहो, टेंशन फ्री।
इधर सीखो, लिख लो इसको। तो हमने जो एन फैक्टर निकाले उनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बेटा रेडॉक्स ये इस तरीके से बैलेंस हो गई। तो सही मायनों में आप ऐसा करके चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे होते हैं। तो आप इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से ले लें कि एन फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। और एग्जांपल लेता हूं मेरे बच्चों, मान लीजिए आपने जैसे केस भी सुना हुआ है KiO3, ठीक है, KiO3 एक्वस प्लस Ki एक्वस प्लस HCl कन्वर्टिंग इनटू KCl प्लस आयोडीन प्लस वाटर, ठीक है। अब इसमें मेरे बच्चों एन फैक्टर देखो, यहां I+5 है, यहां I-1 है, यहां I0 है। पोटेशियम का नंबर चेंज नहीं होता है, HCl के H+Cl- का नंबर चेंज नहीं होगा, तो इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब इसका एन फैक्टर देखो, इसका I+5 से 0 जा रहा है, मतलब 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका एन फैक्टर 5 हो गया। इसका I मेरे बच्चों -1 से 0 जा रहा है, -1 से 0 जाने का मतलब है 1 मोल की I 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है मेरे बच्चों, तो इसका एन फैक्टर 1 हो गया। इसका एन फैक्टर भी नहीं निकलेगा क्योंकि ये मीडियम काम कर रहा है, इसमें किसी भी इसके आयन का ऑक्सीडेशन नंबर मेरे प्यारे बच्चों चेंज नहीं हो रहा है। तो अभी आप पहले इन दोनों के एन फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे मेरे बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखो KiO3 एक्वस प्लस 5 Ki एक्वस प्लस ये HCl, इसको भी बैलेंस करेंगे मेरे बच्चों अभी, कन्वर्टिंग इनटू, लिखो आराम आराम से, KCl एक्वस प्लस आयोडीन एक्वस प्लस वाटर H2L। अब मेरे बच्चों इसमें क्या हो रहा है, देखो 5 मोल पोटेशियम इधर है, 1 मोल पोटेशियम इधर है, तो 5 और 1 6 हो गया। सामने देखते जाओ मेरे बच्चों, तो कलर चेंज करके बता रहा हूं आपको, देखो यहां पे लिखा मैंने 6, ऐसा करने से मेरे बच्चों पोटेशियम बैलेंस हो गया। देखो आराम आराम से, इधर 5 मोल आई, इधर 1 मोल आई, टोटल 6 मोल आई है बेटा, 5 और 1 6, तो यहां इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो इससे 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 मोल आई हो गया। आई बैलेंस, पोटेशियम बैलेंस मेरे बच्चों। अब देखो तुम्हारे पास 6 KCl का मतलब है 6 मोल Cl- हो गया, Cl- केवल यही है, तो आपको यहां 6 लिखना पड़ेगा। ऐसा करते ही आपके पास पोटेशियम, आयोडीन और उसके साथ में अब Cl भी बैलेंस हो गया। Cl बैलेंस होने के बाद अब केवल H और O बचे हैं। इधर देखो मेरे बच्चों, O है 3 और H है 6, तो यहां लिखो आराम से 3H2। अब ये रिएक्शन आपकी कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी है। दोनों रिएजेंट जिनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं मेरे बच्चों, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और ये मीडियम का काम कर रहा है। ये सब मैंने पहले पढ़ा रखा है आपको, कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ना। अगर आप रिवीजन करते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल हलवे की तरह है, और अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो टेंशन फ्री मामला है, फिर तो आप जानते हैं कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी लिखते रहो, कोई टेंशन नहीं है ना। तो ये रिएक्शन को इस तरीके से भी बैलेंस किया जा सकता है, या इससे आपको एक फास्ट अप्रोच मिलती है, क्योंकि आपने बैलेंस रेडॉक्स दोनों मेथड सीखा हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। आपने एन फैक्टर भी सीख लिया, तो अब हम इस तरीके से भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अच्छा, अब हो गया मेरे बच्चों। अरे भाई A1 A2 के, जो A2 के बच्चे बोल रहे हैं ओसी कब शुरू हो गए, अरे A2 वाले बच्चे आपने A1 बैच के अंदर साथ में क्लास ज्वाइन करो, कौन मना कर रहा है आपको, है ना, कर लेना मेरे बच्चों, ठीक है। हाँ ठीक है ना। हाँ, एन फैक्टर अगर आपको मालूम है रिएक्टेंट के सही सही, तो आप उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एन फैक्टर सही मालूम होने चाहिए, है ना। ये हो जाएगा मेरे बच्चों। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में डीपीपी दिए थे मेरे बच्चों, आप बोलोगे दिए तो थे सर। डीपीपी नंबर 3, तो इनके आंसर लिखो मेरे बच्चों, लिखो इनको, सारे क्वेश्चन के आंसर लिख लीजिए।
आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए, है ना? नहीं तो फिर मैं सबके अलग अलग लिखूंगा, फिर आंसर चेक कर लो। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा, आराम से चेक करो। सारे बच्चों को आंसर दिख रहे हैं? क्वेश्चन के नीचे आंसर दे दिया है मैंने। मैंने आपको लास्ट क्लास में जाने से पहले कहा था कि आपको डीपीपी नंबर 2 और 3 करके लाने हैं। तो मेरे बच्चों चेक करो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सबको? फॉन्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा? नहीं तो फिर अलग से लिखूं सबको? बताओ आप लोग। नहीं दिख रहा है, ओके। नहीं दिख रहा है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और देख लेता हूं। बच्चे बताओ भाई, सबको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ओके। इसका जूम करने का प्रोसेस क्या है वो भी देख लेते हैं भाई। ये जूम होगा कि नहीं होगा, एक बार चेक करते हैं। ये बच्चों को दिख नहीं रहा, जूम हो जाएगा? है? हम्म। नहीं, अब बड़ा तो जूम तो करना पड़ेगा ना, बच्चों को आंसर ही नहीं दिख रहा। ठीक है। हाँ देखो मेरे बच्चों, अब दिखेगा आपको। तो अपन ऐसा करते हैं, पहले आप 1 बाय 1 करके आंसर लिख लो, ठीक है? डीपीपी नंबर 2 अब आपको दिखना चाहिए। आराम से देखो। पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देख लो आराम आराम से, फिर 2 का सॉल्यूशन लिख लो, फिर 3 का लिखो, फिर 4 का लिखो। क्वेश्चन के नीचे ही इसके सॉल्यूशन है, अब दिखेगा आपको। दिख रहा है सर क्लियर? ओके। एक प्यारा बच्चे ने बोला है सर नीचे टूल बॉक्स बार में 5th टूल सेलेक्ट करके होगा जूम। थैंक यू बेटा, सही बोल रहे हैं। अरे मेरे बच्चे बड़े समझदार है यार, कंप्यूटर से खेलते रहते हैं। चलो लिखो मेरे बच्चों, अब तो दिखेगा, वो दिख रहा होगा। तो 1 से लेकर आप पहले 4 तक के क्वेश्चन और उनके आंसर लिख लें। जैसे लिख लें बोल दीजिएगा, लिख लिया सर, मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है? आराम से लिख लें। ये देखो, एक बच्चा आया है। इनकी लैंग्वेज देखो, इनकी, इन्होंने मेरे को गोदी में खिलाया हुआ है। इनका नाम है प्रज्वल पांडे। टेलीग्राम खोलो यार। इनके एक चांटा मारू ना इसके, अगर सामने ऑफलाइन में हो तो इसको पता लग जाएगा कि टीचर से, गुरु से बात कैसे करनी चाहिए, है ना? इन लोगों को तमीज नहीं है, शब्दों की गरिमा को पहचानते नहीं है और सोचते हैं हमको सक्सेस सड़क छाप तरीके से मिल जाए। तो मिस्टर पांडे जी सुधर जाओ, वरना अगली क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे मेरी। नाम है इसका प्रज्वल पांडे। टेलीग्राम खोलो यार। बदतमीज इंसान, पेरेंट्स ने संस्कार नहीं दिए कि कैसे लिखना चाहिए, क्या लैंग्वेज यूज करनी चाहिए? लिखो बच्चों। तेरा यार हूं क्या मैं? हाँ, बदतमीज इंसान, माँ बाप से भी ऐसी बात करता है। हाँ, 5th वाला लिखता हूं मेरे बच्चों, है ना? पहले आप 1 to 4 लिख लो, फिर मैं 4 के बाद के आगे का लिख रहा हूं मेरे बच्चों, ठीक है? 4 तक लिख लिया होगा आपने। और देख लें, आपको यहां से 9 तक का दिख जाएगा, देख लो आराम आराम से, है ना? सर जो इनकरेक्ट है वो ही लिखना है, ये आपकी मर्जी है बेटा, है ना? मैं तो सारे क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूं, आप मैच करा लो अपने, ठीक है ना? एक बच्चा बोला नमस्ते, लेट आया मेरा बच्चा, है? चलो आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ, है ना? लिखो मेरे प्यारे बच्चों। एक बच्चा बोला सर थर्ड दोबारा दिखाओ। बेटा थोड़ा स्पीड का ध्यान रखा करो, आराम से लिख लो। छूट गया होगा तो मैं दोबारा से भी दिखा दूंगा, घबराए नहीं, है ना? बाकी पहले लिख लो। एक बच्चे ने लिखा सर थर्ड दोबारा बता दो। आप पहले 9 तक का देख लो। 4 5 6 7 8 9, है ना? यहां तक का लिख लो बेटा, है ना?
ठीक है, ये लो मेरे बच्चों, ठीक है, आराम से हो गया। हो जाए तो बता देना, फिर अपन सर आप कहाँ गए थे, दीपक भैया पूछ रहे हैं सर आप कहाँ गए थे। हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने, ठीक है, लिख लो। लिखा मेरे बच्चों, 9 तक लिख लो रे बच्चों, 9 तक लिख लो। आई होप सो कि काफी बच्चों ने लिख लिया होगा 9 तक। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं, एक बच्चे का थर्ड रह गया था, थर्ड को दोबारा लिख ले बेटे। हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। थर्ड भी लिख लिया होगा जिस बच्चे का छूट गया था, लिख ले मेरे प्यारे बच्चे। बाकी 8 तक सारे बच्चों ने लिख लिया होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं। हो गया, ओके, आगे आओ मेरे बच्चों। ये 8 तक लिख लिया होगा, तो आप 10 तक लिख लो आराम आराम से। तन्मय बिट्टू लिख रहा है सर सभी करेक्ट हैं, अच्छी बात है, होनी चाहिए यार, आप ढंग से पढ़ाई कर रहे हो तो सारे होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। हो गया है सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट वीकेंड पर मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको एक्टिव कर दूंगा, ठीक है ना, मैं नेक्स्ट वीक से अपने टेलीग्राम चैनल को एक्टिव कर दूंगा, तो उस पर भी डाल दिया करूंगा, तो आपको तकलीफ नहीं आएगी, है ना, कोशिश करेंगे ऐसा, है ना, ठीक है ना। हो गए। आहा सर ये कौन सा टॉपिक चल रहा है, आज ही चैनल को ज्वाइन किया है। अरे राम 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 वैष्णवी, कोई बात नहीं बेटा, ये रेडॉक्स चैप्टर चल रहा है बेटा, है ना। नोट्स में तो मैं दे ही दूंगा इसको, घबराए नहीं, मैं ये नोट्स में दे दूंगा, लेकिन अभी चेक करोगे ना, ताकि कोई गलत होगा तो पूछ लोगे मेरे से, ठीक है। चलिए, सबने लिख लिया बेटा 10 तक, 10 तक लिख लिया, ठीक है मेरे बच्चों, लिख लो, हो गया, ओके वेरी गुड। लिख लें। आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत ही क्रूशियल बातें करेंगे मेरे बच्चों, जिसमें कि आपकी टाइट्रेशन के टाइप होंगे, बेसिक्स को कवर करेंगे, टाइट्रेशन ऑफ बेस प्रॉब्लम फंडामेंटली क्या क्या बन सकते हैं, आयोडाइमेटिक टाइट्रेशन, आयोडोमेटिक टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, ये आने वाले लेक्चर्स में आएंगे, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, केयरफुली सुनिएगा उनको भी। तो ये लिख लो मेरे बच्चों, तो ये 15 तक आपके पास आंसर आ गए हैं, ओके। देख लो मेरे बच्चों, आराम से लिख डालो सारे, जब हो जाए तो बता देना, लिख देना डन, तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सर हम आज ज्वाइन किए, पिछला अगर जिन बच्चों ने आज ज्वाइन किया है तो उनको रिडॉक्स के, मेरे बच्चों घबराए नहीं, रिडॉक्स के जो सर्टेन लेक्चर्स छूट गए हैं आप पहले उनकी रिकॉर्डिंग देखिएगा, तब आगे बढ़ना मेरे बच्चों, है ना। तो जिन बच्चों ने आज कल में ही ज्वाइन किया उनको मेरी सजेशन है
कि वो रिडॉक्स के हमारे जो, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, अभी शायद 5-6 लेक्चर निकले होंगे, तो उनको आप पहले कवर कर लें, उनकी रिकॉर्डिंग देख लें, तब इनको पढ़ना बेटा, तब काम आएगा, वरना आप समझ नहीं पाएंगे इन चीजों को, है ना? ठीक है, ओके। सेवंथ का एक बच्चा बोल रहा है, क्या है ये? हाँ, यहां पर ये मेरे बच्चों 7H2 होना चाहिए, है ना? मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं, ये 7H2O होना चाहिए। ऐसा लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक है ऑपरेटर की तरफ से, ऐसा कहीं लगे तो आप बता देना मेरे को, छोटी मोटी मिस्टेक प्रिंटिंग में हो तो बता देना, है ना? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक है, हो गया मेरे बच्चों, लिख लो। सबने आंसर लिख लिए? डन लिखो तो आगे बढ़ेंगे फिर। लिख लिया मेरे बच्चों? लिख लिया होगा अब तक तो आंसर। सर आपकी क्लास, अरे भाई मेरी क्लास का टाइम फिक्स रहेगा ये, ठीक है ना? इस क्लास का टाइम फिक्स है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। कितनी बजे? 4:45 PM, ठीक है ना? ये ध्यान रखें आप, आइंदा सारे बच्चे ध्यान रखें, जिन्होंने नया ज्वाइन करा है। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, आप रिडॉक्स के पुराने लेक्चर देख लें जो निकल गए हैं, उससे आपको आगे का समझ में आना शुरू हो जाएगा। डन डन डन, वेरी गुड वेरी गुड। सर ऐप डीपीपी देते हैं या शीट? मैं सब कराऊंगा बेटा, है ना? डीपीपी भी करा रहे हैं, शीट भी करा रहे हैं, बुक भी करेंगे, है ना? चलिए, तो मेरे बच्चों अब अपने पास डीपीपी नंबर 2 के आंसर आ चुके हैं, सही है सर। अब अपन डीपीपी नंबर 3 पे आते हैं। आंसर लिखते जाओ, फिर जो दिक्कत आएगी डिस्कस करते जाएंगे, घबराए नहीं, है ना? टेंशन नहीं लेनी है। ये डीपीपी नंबर 3, तो आप पहले डीपीपी नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर लिखो, केवल फर्स्ट क्वेश्चन के। 2 2 5 1 2 1 2 1 लिख लो आराम से। वाह सर, आप आयरन मैन कैसे बने? आयरन मैन में अपने हाथ पैरों से मेहनत करके बना मेरे बच्चे, ठीक है? उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर आपको तैयारी करनी होती है, स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग की। 2019 में बन गया था मेरे बच्चे, मैं तो बहुत पहले बन गया था। और जो बच्चों ने पूछा आप कहाँ गए थे, यस मैं इंडिया को मैंने रिप्रेजेंट किया था अभी साउथ अफ्रीका में। मेरे साथ में और भी बहुत सारे इंडियंस थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था कॉमरेड मैराथन के लिए। ये कॉमरेड मैराथन मेरे बच्चों साउथ अफ्रीका में होती है, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मैराथन होती है। इसमें लगभग 22,000 जो है पार्टिसिपेंट थे, मेरे ख्याल से 60+ कंट्रीज से थे, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। और आपको जान करके बेहद खुशी होगी कि मैं अपने शहर के लिए और प्रोबेबली राजस्थान के लिए वो मेडल जीता है, या देश के लिए भी, जो कम लोगों को मिलता है। मेरा मेडल का नाम था रॉबर्ट मिचेली मेडल। ये ब्रॉन्ज मेडल से ऊपर होता है कॉमरेड मैराथन में, और सिल्वर मेडल से नीचे होता है। तो ये स्पेशल मेडल डिजाइन होते हैं वहां पर नाम के हिसाब से, आप कितने घंटे में कवर करते हैं उसके हिसाब से मेडल मिलता है। सो दिस संडे आई रिसीव्ड रॉबर्ट मिचेली मेडल, क्योंकि मैंने कॉमरेड मैराथन जो 90 किलोमीटर था, टफ ट्रैक होता है वहां पे, पहाड़ों पे अप डाउन सिटी में आते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं, तो वो 90 किलोमीटर मेरी घड़ी में आया 90 पॉइंट ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर। वो मैंने 10 घंटे के अंदर कवर कर लिया था, जिसकी वजह से मुझे रॉबर्ट मिचेली मेडल मिला, जो कि ब्रॉन्ज मेडल से ऊपर होता है और सिल्वर मेडल से नीचे होता है। सो जय हिंद, आप सबकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, ठीक है? तो ये अच्छी बात है कि सर मैं एक ठीक ठाक अच्छी स्पीड मेंटेन कर पाया वहां पर, है ना? क्योंकि ट्रैक बहुत टफ होता है वहां का, वहां पे हर आदमी नहीं जा पाता है, पहले क्वालिफाई करना पड़ता है 90 किलोमीटर दौड़ने के लिए। बिफोर 2 ईयर भी मैं कॉमरेड मैराथन पहले कर चुका हूं, लेकिन फर्स्ट टाइम में मेरा टाइम वीक था। फिर मैंने 2 साल मेहनत करी, तो अभी मेरा लगभग 1.25 घंटे का इंप्रूवमेंट आया टाइम में, है ना? तो इस बार मैंने 10 घंटे से पहले फिनिश कर लिया, तो ये बहुत खुशी की बात है। मेरे शहर के सारे स्पोर्ट पर्सन हैं, वो सब बहुत खुश हैं मेरे अचीवमेंट से। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी, थैंक्स टू ऑल। लिख लिया मेरे बच्चों? आगे बढ़त, आप 2 के आंसर लिखो, मतलब फर्स्ट के बी के आंसर लिखो।
ये आंसर लिखिए बेटा, बी का फर्स्ट टू, फिर टू, 1 2 1 2 3 1 2 1 2 लिख लो। ये इजी है क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन के एन फैक्टर हैं, तो लिख लो मेरे बच्चों। आपको जान करके बेहद खुशी होगी कि राजस्थान में कोटा के अंदर, कोटा डिवीजन में, प्रोबेबली राजस्थान में, प्रोबेबली अभी कंफर्म नहीं हुआ है, आई एम सिंगल पर्सन जिसके पास आयरन मैन का टाइटल भी है और जो कॉमरेड मैराथन के भी 2 टाइम्स फिनिशर है। तो मेरे हिसाब से राजस्थान में, अभी और कंफर्म कर लेंगे, अभी राजस्थान में कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास दोनों टाइटल हो। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप ऐसे एक इंटरनेशनल प्लेयर से पढ़ रहे हैं, है ना, जो मॉर्निंग में उठकर, जल्दी उठकर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और उसके बाद में फिर मैं लेटर ऑन स्टडी पर कंसंट्रेट करता हूं। मॉर्निंग का टाइम मेरा स्पोर्ट्स के लिए अवेलेबल होता है ना, या मैं वहां पर इन्वेस्ट करता हूं। हाँ, एमएससी सर ने अभी कॉमेड मैराथन नहीं किया है, मैं उनको 2 साल बाद अपने साथ में जबरदस्ती पकड़ के ले जाऊंगा और उनको वहां पे 90 किलोमीटर करवाऊंगा। वो अभी ज्यादा दौड़ने से बचना चाह रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं 2 साल बाद उनको जबरदस्ती पकड़ के ले जाऊंगा और उनको कॉमेड मैराथन करवाऊंगा, भले ही स्लो स्लो करवा दूंगा उनको, ठीक है ना, तो करवाऊंगा, आप चिंता मत करो, एमएस सर को लेके जाऊंगा। हाँ, एमएस सर कॉमेड मैराथन करने से बचना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि यार मेरे को इतना मत दौड़ाओ, तो नहीं नहीं, उनको लेके जाऊंगा मैं, है ना भाई। जब मैं आयरन मैन बन गया, मैंने कॉमेडी कर लिया, तो उनसे भी करवाऊंगा मैं, आप निश्चिंत रहे, है ना। अभी 2 साल का टाइम दिया मैंने उनको, आज बोला है कि मैं आपको लेके चलूंगा 2 साल बाद, है ना। सर बालाजी वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। अरे क्या परेशान कर रहे हैं बताओ, मेरे बच्चे मोहम्मद शेख खाट खड़ी कर देंगे उनकी, बताओ तो सही क्या परेशान कर रहे हैं, बताओ। सर हमको भी रनिंग करनी चाहिए, नहीं। कई बच्चे पूछ रहे हैं क्या हमको रनिंग करनी चाहिए, नहीं मेरे बच्चों, अभी आपको एंजॉय केवल अपनी स्टडी पे करना है। 2 साल अच्छी मेहनत करो, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओ, चाहे बिट्स में जाओ, आईआईटी में जाओ, एनआईटीज में जाओ, वहां जाके फिर आप रनिंग वनिंग करना जो करना हो। अभी सारा एंटरटेनमेंट, सारा फोकस अपना जो है स्टडी में ढूंढिए बस। हो गया मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फोर बाई थ्री, 2, 8, 7/4, 28 और 2। इस क्वेश्चन में 2 एन फैक्टर पूछे गए, ई में अंडरलाइन है बेटा, आर्सेनिक सल्फाइड और एमएन नाइट्रेट का, मैग्नीशियम नाइट्रेट है। 28 2, फिर 10 और फिर 12 लिख लीजिए आराम से। अब हम इन दोनों डीपीपी का डिस्कशन कर देंगे। वैसे मेरे सारे सिंसियर बच्चे जो ढंग से रिवीजन करते हैं उनको लगभग सारे प्रॉब्लम आ गए होंगे, मुश्किल से कोई एक आध में दिक्कत आएगी, वो मैं भी बता दूंगा, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो बुकलेट नहीं दिया है, ओके बेटा, एक बच्चे ने बोला, हाँ वो उन्होंने, उनसे मेरी बात हुई थी कि बुकलेट जो है फ्री वाली बुकलेट, उसमें बच्चे को मैंने एक वीडियो बनाया था अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लें, एन अवस्थी सोडियम सर के नाम से मिल जाएगा बेटा यूट्यूब चैनल मेरा। वहां मैंने वीडियो बनाने के लिखा है कि आपको ऐसे नहीं मिलेगी, आपको फ्रंट पेज खोलने के बाद जो होलोग्राम है उस पर जाकर अपना एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है ना। उस पर अपना एड्रेस लिखो कि भाई ये बुक परचेज हुई है, वो एड्रेस पर फिर आपकी बुक आएगी। और अभी उसकी प्रिंटिंग भी चल रही है क्योंकि कॉपीज बहुत सारी सेल हुई थी, तो उतनी कॉपी उनके पास अवेलेबल नहीं थी, तो आई होप कि वो प्रिंटिंग हो गई होगी तो वो चलना शुरू हो जाएगी। तो आपने उस बुक पर होलोग्राम के साथ में जब अपना मोबाइल पर स्कैन किया होगा तो आपको उसमें अपना एड्रेस कंप्लीट देना पड़ेगा जिस पर आप उस बुक को मंगाना चाहते हैं, ठीक है बेटा। अरे वाह, देखो एक बच्चा लिख रहा है, शुभम शुभन चक्रवर्ती, सर मेरा बुकलेट आज आ गया है। तो बेटा अगर इसका आज आ गया है तो बाकी का भी आ जाएगा। सर मेरा बुकलेट आज आ गया है, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है मेरे बच्चे, देखो काफी बच्चों ने लिखा है उनको आने लग गया है, तो आपको भी आ जाएगा, है ना। सर मेरा बुकलेट बहुत डिले कर दिया है, ठीक है बेटा, मैं और बोल देता हूं उनको, है ना, कि जिन बच्चों ने जल्दी परचेज कर लिया उनको दे दो। पर आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, यही तो प्रॉब्लम है जीवन में। अरे काम की चीज तो बुक है, जो फ्री में पीवाई की वो तो आपको शीट में वैसे ही दे रहा हूं मैं। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो, अरे शीट में फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन तो मैं आपको वैसे ही दूंगा, ओसी में और आईयूसी मिल जाएंगे, तो परेशान क्यों हो रहे हैं अपन, जबरदस्ती परेशान हो रहे हैं।
फिर भी आ जाएगी बुक, है ना, मैं दोबारा बोल देता हूं उनको, है ना, ठीक है। सर बुकलेट फ्री क्या है, उसमें लास्ट ईयर के कुछ प्रॉब्लम, लास्ट आई थिंक 10 और 15 ईयर के प्रॉब्लम्स फ्री में मिल रहे हैं केमिस्ट्री के, तो वो मिल जाएंगे आपको, है ना। चलिए, अब सारे आंसर लिख लिए मेरे बच्चों। फिर इसमें ये आंसर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूं आपको। एच का आंसर 13/3 है और लास्ट का आंसर 61 है। लिख लो मेरे बच्चों, एच का आंसर, एच का आंसर यहां लिखा हुआ 13/3, आई का आंसर है मेरे बच्चों 61। ये मैं बोल रहा हूं क्योंकि क्लियर नहीं दिख रहा है, वो नीचे चला गया है ना। तो लास्ट सेकंड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट का आंसर है 61 और एच का आंसर है 13/3। आई होप कि सब बच्चों ने लिख लिया होगा। अब मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूं कि अगर किसी प्रॉब्लम में कोई दिक्कत हो, किसी क्वेश्चन के पार्ट में आपको मेरी हिंट चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। आराम आराम से लिख लीजिए, लिख लिया हो तो आगे चले मेरे बच्चों। हाँ चलिए मेरे बच्चों, है ना, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, ये कहोगे भाई। ओके, चलिए, मेरे पास उसकी सॉफ्ट कॉपी भी है तो कोई टेंशन नहीं है, हार्ड कॉपी भी है। अब आप बताएं, पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं मेरे बच्चों डीपीपी नंबर 2 का, डीपीपी नंबर 2। तो इसमें आपको आई होप सो कि सारे प्रॉब्लम्स आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को डीपीपी नंबर 2 में, पहले आराम सुनिएगा ताकि फिश मार्केट नहीं बनना चाहिए, आपको पहले शुरू के 5 प्रॉब्लम्स में से कोई दिक्कत हो तो बताएं। डीपीपी नंबर 2 में 1 से 5 में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, तो ये प्रॉब्लम्स इजी हैं। अच्छा ठीक है, एक बच्चा बोला डीपीपी नंबर 3, डीपीपी नंबर 3 नहीं, अभी डिस्कशन डीपीपी नंबर 2 का चल रहा है। पहले सामने देखो मैं क्या बोल रहा हूं। डीपीपी नंबर 2 में 15 प्रॉब्लम बैलेंसिंग के, 15 है मेरे बच्चों। 15 में से शुरू के 5 में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, 5 में दिक्कत है, ठीक है। तो 5 में क्या हो रहा है बेटा, 5 लिख लेते हैं, H2O2 KMNO4 से रिएक्ट कर रहा है मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। क्या बना रहा है मेरे बिट्टू, MnO2 और साथ में KOH और ऑक्सीजन और H2O। यही क्वेश्चन है क्या आपका, आप बोलोगे यस सर। तो जैसा मैंने अभी सिखाया, आप चाहें तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कर लें, या जो अभी भी लेटेस्ट सीखा है, देखो ये -1 है, यहां 0 में जा रहा है, तो इसके लिए आपको एन फैक्टर आना चाहिए, वो सब सिखा रखा है मैंने। यह Mn+7 में है, ये +4 में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों कि सर इसका जो एन फैक्टर है वो कितना हो जाएगा बेटा, 1 × 2। वाई, बिकॉज 1 मोल दिस कंपाउंड कंटेंस 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसका एन फैक्टर 3, ये लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3H2O2 प्लस 2KMNO4 कन्वर्टिंग इनटू, यहां लिख दो मेरे बच्चों MnO2 प्लस KOH प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O। अब आप जब ऐसा करेंगे तो पोटेशियम के यहां 2 मोल्स हैं, तो यहां पर आप 2 मोल KOH कर दो, यहां 2 मोल Mn है तो यहां 2 MnO2 कर दो, ठीक है। तो ऐसा करके पोटेशियम और Mn बैलेंस हो जाएगा। अब रेस्ट पार्ट आपका ऑक्सीजन और कौन है, हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो बैलेंस कर लेते हैं, चेक करो। अब H को चेक करो, 3 × 2 6, इसमें कहीं H नहीं है, तो यहां पर आपको 3 × 3H2 करना पड़ेगा। आप बोलोगे यस सर। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन चेक करो बेटा, 3 × 2 6, 6 और 4 × 2 8, 14 हो गया। 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 हो गया मेरे बच्चों। तो 9 हो गया, तो यहां पर आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे। तो आप आराम से एक बार चेक कर लेते हैं कि सर 2 MnO2 2 KOH ऑक्सीजन और H2 वगैरह को अपन बैलेंस करेंगे। तो यहां पर एक सेकंड, यहां थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया, इसको भी चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन मेरे बच्चों यहां पर जो है वो 2 इधर भी है, तो यहां पर 2H2 आना चाहिए, है ना। तो इसको दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं।
हाइड्रोजन यहां पर देखो 2 ऑलरेडी आ रहा है, 2 मोल O। अब H 3 इंटू 2, तो यहां पर 6H, 2 इधर है तो यहां 2H2 लिख दो, तो इसमें 4H हो गए बेटा, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, 3 इंटू 2 6, 8 और 6 कितना हो गया बेटा 14, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8, तो यहां पर 3O2 कर दो, 3 इंटू 2 6, तो ये 14O हो गया। तो ये n फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। कौन सा प्रॉब्लम है, 5th। तो डिफिकल्ट तो नहीं था भाई साहब, ये तो आराम से सॉल्व हो रहा था। ठीक है, अब आपको 5 से 10 के बीच में कोई दिक्कत हो, n फैक्टर निकाले मेरे बच्चों, n फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर सबसे पहले जो H और O के अलावा एलिमेंट है उनको बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, तो पहले आराम से आप H और O को बैलेंस कर, बाद में HO को बैलेंस कर दीजिएगा। ठीक है ना, है ना। अरे एक बच्चा बोल रहा है सर इसमें, इस O में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, कई O का नंबर चेंज नहीं हो रहा है, बस जहां नंबर चेंज हो रहा है वो मालूम होना चाहिए कि बेटे फिर अलग से बैलेंस करो, या तो ऐसे करो, फिर दो मेथड से। H2O रिडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये -1 से 0 में जाएगा बेटा, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो फिर तुम्हारे दिमाग में अगर नहीं बैठता है तो तुम हाफ रिएक्शन मेथड से उनको अलग अलग बैलेंस करो, जिनका दिमाग नहीं चलता है ना। रिडक्शन, रिडक्शन में क्या करोगे बेटा, अलग से फिर ऐसे लिखो कि सर KMnO4 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, MnO2 में। ठीक है, पोटेशियम को आप स्पेक्ट्रल आयन ले लो, फिर आप अलग से बैलेंस करो इस तरीके से, है ना। दो, फिर आपको अगर ऐसा नहीं बैठता है तो आप आराम से दो हाफ रिएक्शन या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज से मेथड से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, है ना। चलिए, इसके बाद मेरे बच्चों 5 के बाद और कोई दिक्कत, अब आपको 1 से लेकर 10 में कोई दिक्कत, बोलो 10 तक कोई दिक्कत, 10 तक कोई दिक्कत। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं बेटा। 9 के अलावा और कोई दिक्कत, पढ़ रहा हूं मैं, 9 के अलावा और कोई दिक्कत। ठीक है, 9 बताता हूं। 9 में मेरे प्यारे बच्चों KMnO4 ठीक है, किससे रिएक्ट कर रहा है बेटा, H2S से, ये भी ठीक है। साथ में और कौन है मेरे बच्चों, H2SO4, ये भी ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, KHSO4 में, ये भी ठीक है सर। साथ में कौन बन रहा है बेटा, MnSO4, ये भी ठीक है सर। साथ में सल्फर भी बन रहा है और वाटर भी बन रहा है, ये भी ठीक है सर। अब इसमें आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा कि जैसे सल्फर है, सल्फर का नंबर यहां पर -2 है, यहां Mn का नंबर +7 है, यहां Mn का नंबर +2 है, तो रिडक्शन हो गया। और यहां सल्फर का नंबर +6 में है और सल्फर यहां भी +6 में है, तो इसका मतलब यह है कि ये H2S इस सल्फर में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, और यहां पर इसका रिडक्शन हो रहा है ना। तो अब देखो 2-3 तरीके हो सकते हैं। अगर हम इसको ओवरऑल चेक करें तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चों कि देखो, अगर आप इसको हाफ रिएक्शन मेथड से करते हो तो दो रिएक्शन अलग अलग हो जाएंगी, KMnO4 कन्वर्टिंग इनटू MnSO4, ऐसे लिख देना एसिडिक मीडियम में। तो अगर किसी बच्चे को हाफ रिएक्शन मेथड से करना हो तो पहले इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और स्पेक्ट्रल आयन हटा देना। ठीक है, तो उन बच्चों की मैंने ऐसे हेल्प करता हूं, दो रिएक्शन लिख देता हूं कि एक तो बच्चा ऐसे लिखेगा MnO4 माइनस कन्वर्टिंग इनटू या +H+ आयन कन्वर्टिंग इनटू, ये सब सिखा रखा मैंने, बहुत इजी प्रॉब्लम है, Mn2+, ऐसे कर लो। और दूसरी हाफ रिएक्शन जो बैलेंस करेगा मेरा बच्चा वो ये कि H2S कन्वर्टिंग इनटू S, ठीक है ना, बस। और बाकी रेस्ट आप H+ आयन एसिडिक मीडियम है इसे सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से, तो आप उसकी वजह से आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे कर लें, या फिर एक काम करो, एन फैक्टर देखो, +7 से +2 जा रहा है, मतलब इसका एन फैक्टर 5 आना चाहिए। सल्फर -2 से 0 जा रहा है, तो इसका मतलब है इसका एन फैक्टर 2 आना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट आयन में आप चेक करो, वो H2SO4 KHSO4 में गया है या MnSO4 में गया है,
तो सल्फेट आयन के सल्फर का नंबर चेंज नहीं हो रहा है, जिसका सोर्स कौन है बेटा? जिसका सोर्स है आपका H2SO4। तो जिन बच्चों को एन फैक्टर से अच्छा ना लगे वो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से निकालें, जिनको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से ना दिखे वो हाफ फ्रैक्शन मेथड से निकालें। ये आपकी चॉइस होगी मेरे बच्चों, है ना, ये आपकी चॉइस होती है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है भाई, सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो ऐसा करके आप अगर एन फैक्टर में कंफर्टेबल हैं तो ऐसा कर लें, और अगर एन फैक्टर में कंफर्टेबल नहीं है तो आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। देखो आप आराम से, सल्फर -2 से 0 जा रहा है, तो चेंज कितने का हुआ? 2 का हुआ। इसका चेंज 5 का है, तो 5 और 2 के चेंज को बराबर कैसे करोगे? आपको सिखा रखा मैंने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, उसी को आप एन फैक्टर मेथड से देख रहे हो, वो ले देकर एक ही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2KMnO4 प्लस 5H2S प्लस H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का बेटा यहां पर रोल है मीडियम का, ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? एसिडिक मीडियम। बस इसके किसी भी आयन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे बच्चों। अब इसके बाद आप आराम से KHSO4 लिख लो, MnSO4 लिख लो मेरे बच्चों, और साथ में सल्फर लिख लो, और साथ में वाटर लिख लो, ठीक है। अब आप इस प्रॉब्लम में Mn देखो, इसमें 2 मोल Mn है मेरे बच्चों, तो यहां पर आराम आराम से मैं कलर चेंज करके लिखता हूं ताकि गलती होगी तो पता लग जाएगा। यहां 2 MnSO4 लिख दो। ऐसा करने से आपका Mn बैलेंस हो जाएगा। Mn बैलेंस हो गया मेरे बच्चों। और अब अगर क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन तो बताओ, क्वेश्चन कौन सा था रे मेरे बच्चों? लिख तो दूं, कौन सा क्वेश्चन है यार ये? अरे कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन ही भूल गया। 9th है क्या? 9th है शायद, चेक कर लेना आप लोग, है ना। तो अब चेक करो, पोटेशियम, पोटेशियम कितना बेटा? 2 है इधर, तो यहां पर 2, ऐसा करके पोटेशियम बैलेंस कर दो। पोटेशियम Mn बैलेंस, सल्फर बैलेंस करो, इधर 5 मोल सल्फर है, 5 मोल सल्फर है। सल्फ्यूरिक एसिड का सारा सल्फर आपका KHSO4 MnSO4 में चला जाएगा। और चेक कर लेंगे अपन इसको दोबारा से। तो यहां पर मेरे पास सल्फर के टोटल मोल्स इधर 5 नजर आ रहे हैं, इधर ये आपके 2 हैं, और 2 इधर जाएंगे तो ये 4 हो गए, ओके। और उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड भी है, जिससे मेरे को H और O को बैलेंस करना है। अब देखो, सल्फेट आयन यहां पर 2 मोल्स हो गए, और 2 मोल सल्फेट आयन यहां हो गए, तो इसका मतलब मेरे पास, मुझे 2 मोल, आराम से चेक करो, सल्फेट आयन इधर है, 2 मोल सल्फेट आयन इधर है। सल्फेट आयन का सोर्स H2SO4, तो यहां पर 4 लिखो मेरे बच्चों। हमने पहले एन फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर हमने जो अदर आयन्स हैं पोटेशियम Mn उनको बैलेंस कर लिया, फिर मैं सल्फर के ऊपर आया बेटा। सल्फेट आयन 2 जगह नजर आ रहा है, उसके हिसाब से मैंने सल्फर बैलेंस किया। अब देखो, 5 मोल सल्फर और 4 मोल सल्फर, कुल मिलाकर मेरे पास 9 मोल सल्फर है। यहां देखो 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1, 4 मोल सल्फर हो चुका है। इधर 9, इधर 4 मोल, इसका मतलब यहां पर 5 आना चाहिए, तो 5 मोल सल्फर इधर आ जाएगा। अब आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चेक करना रह गया है, तो वो तो भाई साहब टाइम लगेगा। देखो 4 इंटू 2 8, और इधर देखो 8 और 16, 16 और 8 24 O इधर हैं। 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8, तो 8 इधर हैं, और इधर कितने आए थे मेरे बच्चों? 24, तो लिख लेता हूं मैं, 8 प्लस 16 इधर हो गए 24, और इस तरफ है मेरे पास 8 और 8 16, तो इसका मतलब मुझे लग रहा है यहां पर 8H2 आना चाहिए, भी चेक कर लेंगे। 8 और 8 16, नहीं ज्यादा आ रहा है यार। तो मेरे बच्चों यहां पर वाटर के अंदर O को बैलेंस करने के लिए मेरे पास 8 और 8 16 हो गए, 8 इधर आएगा, तो 8H2 आना चाहिए। अब मैं हाइड्रोजन को भी चेक कर लूं, 5 इंटू 2 10H, 4 इंटू 2, तो 10H प्लस ये कितना हो गया बेटा इस तरफ? 8, 18 मोल H इधर है, ओके। 2 2 और 16, 8 इंटू 16 और 2 कितना हो गया? 18, तो 18 मोल्स H हो गया। दोनों तरफ अब आपके
सब कुछ बैलेंस हो चुके हैं मेरे बच्चों, सब कुछ। तो सही मायनों में आप इस समय रिएक्शन को चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कर रहे हैं। मान लो किसी बच्चे को एन फैक्टर ध्यान नहीं है, नहीं आता उसको समझ में, तो पहली बात तो उसको चेंज देखना आना चाहिए। चेंज देखने आएगा तभी तो एन फैक्टर आएगा। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +5 से +2 में गया था, तो इसका चेंज हुआ 5 का। ये -2 से 0 गया था, इसका चेंज हुआ 2 का। 2 और 5 बराबर नहीं होते, उसके लिए हमने इसको 2 से और इससे 5 से मल्टीप्लाई किया, और बाकी रेस्ट हमने आराम आराम से पेशेंस रखते हुए बैलेंस कर दिए। तो इसको बोलते हैं कि इस प्रॉब्लम को आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कर रहे हैं, या एन फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस करें, कुछ भी बोल लो। ट्रूली ये आपके चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर का एक दूसरा फॉर्म है जिसको आप एन फैक्टर से देख रहे हो। तो आपको अगर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अच्छा लगता है, कर लो, उससे बैलेंस हो जाएगा आराम से। लेफ्ट साइड में 6 नहीं बेटा, 5 5 5। एक बच्चा पूछ रहा है 6 मोल बेटे 5 है, जर्मन में लिखा है, इंग्लिश में लिख देता हूं, चल 5 5। आंसर भी चेक कर लेता हूं। आंसर 2KMnO4 5H2S 4H2SO4 2KHSO4 2MnSO4 5S 8H2। परफेक्ट बैलेंस। चलिए अब 11 से लेकर 15 तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। अब इस डीपीपी में कोई भी दिक्कत और रह गया हो, किसी बच्चे का छूट गया हो, तो मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं 15 तक और कोई दिक्कत। एक बच्चे ने 6 का पूछा है, अंकित दमन है। 6 तो पहले निकल गया मेरे बच्चे, फिर बता देता हूं। 6 में क्या हो रहा है बेटा, P प्लस HNO3 कन्वर्टिंग इनटू HPO3। मेरे ख्याल से तो इजी होना चाहिए, चेक कर लेंगे बेटा। NO प्लस H2O, यही है। और आप बोलोगे ठीक है सर, यहां पर फॉस्फोरस का नंबर बेटा 0 है। यहां फॉस्फोरस का नंबर आप देखेंगे तो +5, तो फॉस्फोरस आपका 0 से +5 में जा रहा है बेटा। HNO3 के अंदर N का नंबर बेटा +5 है, ये +2 में जा रहा है। O एज यूजुअल -2 H वगैरह सब है। तो जिनके नंबर चेंज हो रहे हैं मैंने उनका नंबर लिखा। अब जिन बच्चों को समझ में आता है, जो मेहनत कर रहे हैं, अरे एन फैक्टर लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को दूसरे तरीके से आप कान पकड़ के बोल रहे होते, बात एक ही है। तो देखो इसका चेंज हुआ 0 से +5, इसका चेंज 5 का हुआ, इसका चेंज 3 का हुआ। तो 5 और 3 को बराबर करने के लिए ऑब्वियसली आप 1 को 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसको हम ऐसा बोलते हैं कि बेटे इसका एन फैक्टर जो यहां देख रहे हो वो 5 हो गया, इसका एन फैक्टर 3 हो गया, +5 से +2 जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3P + 5HNO3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का फायदा यह कि इससे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गया या इक्वल हो गया, दोनों का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गया। अब क्या लिखोगे बेटा, HPO3 + NO + H2O, ठीक है बेटा। अब देखो फॉस्फोरस है 3 मोल्स है, तो यहां पर आपको 3 लिखना पड़ेगा, कलर चेंज करके लिख देता हूं, इंसान है भाई सब, गलती इंसान से ही होती है। 3 N को बैलेंस करना है, सारा N इधर 5 मोल N है, तो यहां पर 5 मोल N लिखो, ये भी ठीक है सर। अब आप H और O को बैलेंस करोगे मेरे बच्चों, इधर 5H है, इधर 3 है, 3 है, तो इसका मतलब इधर 2 है, तो 3 और 2 5, ये बैलेंस हो जाना। H तो वैसे बैलेंस हो रहा है, तो फिर O भी बैलेंस होना चाहिए, चेक करो। 5 × 3 15O, 3 × 3 9, 9 और 5 14 और 1 15। ये रिएक्शन बैलेंस है, ये रिएक्शन बैलेंस है, चेक कर लो मेरे बच्चों। 3P 5HNO3 3HP3 5NO + H2, फर्स्ट क्लास बैलेंस। तो ये बच्चों रिएक्शन बैलेंस हो गई, खत्म। इजी क्वेश्चन था। हाँ मेरे बच्चे, ओके हो गया खत्म। एक बच्चे ने क्या पूछा, विनीत देवांश, 13 क्वेश्चन। यार 13 तो इजी होना चाहिए था, चेक कर लेते हैं बेटा, चेक करते हैं मेरे बच्चे। लिख लो भाई जिस बच्चे ने लिखना है। हाँ जिस बच्चे ने पूछा था लिख ले मेरे प्यारे बच्चे, लिख ले, आगे बढ़े मेरे बच्चों। चलिए 13 बता रहा हूं। अंजलि बोली 13 बताओ सर, बता रहे 13 पे आते हैं मेरे बच्चों, आओ सर 13 पर। जर्मन में लिखा 10, रोमन 13 क्या है बेटा 13 में,
H2S Cr2O7 2 माइनस प्लस H प्लस आयन, ये भी ठीक है बेटा, कन्वर्टिंग इनटू क्या लिखा हुआ है Cr3 प्लस, ये भी ठीक है भाई, प्लस आपका लिख रहा है यहां पर S8, ये भी ठीक है भाई, प्लस यहां लिखा हुआ है H2O, ये भी ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहां पर कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। क्या, देखो क्रोमियम का जो नंबर है वो है +6, यहां +3 दिख रहा है, यहां सल्फर का नंबर है -2, यहां सल्फर का नंबर 0, तो इसका n फैक्टर यहां पर -2 से 0 जा रहा है बेटा, तो मेरे को इसका n फैक्टर 2 नजर आ रहा है। इसका n फैक्टर चेंज 3 का है, ये देखो +3 शक्ल पे लिखा हुआ है। 1 मोल दिस कंपाउंड कंटेंस 2 मोल ऑफ क्रोमियम, तो 2 इंटू 3 इसका n फैक्टर कितना हो गया 6, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6H2S प्लस 2Cr2O7 2 माइनस प्लस H प्लस आयन कन्वर्टिंग इनटू Cr3 प्लस प्लस S8 प्लस वाटर। ठीक है बेटा, आराम आराम से देख लो। जिनको n फैक्टर समझ में आ चुका है, नहीं तो आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बराबर करो, एक ही बात है। इसमें चेंज है 2 का, उसमें चेंज है 6 का, तो उनको 2 और 6 को बराबर करने का सीधा मतलब होता है 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, और n फैक्टर से पढ़ रहे हो तो दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 बाद में कैंसिल कर लेंगे, घर की बात है, तो ऐसे कर लो। अब इसमें आप सबसे पहले इसमें जो आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्रोमियम को बैलेंस कर दो। तो क्रोमियम के लिए क्या लिखूं मेरे बच्चों, आराम से देखो, यहां पर मैंने 2 लिख दिया, 2 लिखते ही क्रोमियम बैलेंस हो गया सर। अब ये जो सल्फर है, ये 6 मोल सल्फर है, यहां पर S8 का मतलब होता है उसके अंदर 8 मोल सल्फर है। क्या है 1 मोल, S8 क्या है बेटा, S8 रोम्बिक सल्फर बोलते हैं। 1 मोल S8 कंटेंस 8 मोल ऑफ सल्फर। क्या बोलोगे बेटा, 8 मोल ऑफ सल्फर। तो 6 मोल सल्फर मेरे पास इधर आया, -2 से चेंज भी चेक कर लिया मैंने, वो 0 जा रहा है, बहुत बढ़िया। तो चेंज 2 का था और आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया है, बहुत बढ़िया। अब इधर मेरे को चाहिए 6 मोल सल्फर। क्या चाहिए बेटा, 6 मोल सल्फर। 6 मोल सल्फर लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 8 मोल सल्फर इधर है, तो इसके लिए आपका जो फैक्टर है वो यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 6/8 से। तो 6/8 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 मोल को 8 से कैंसिल करेंगे और 1 इंटू 6 हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस रिएक्शन में सल्फर बैलेंस हो गया, क्रोमियम बैलेंस हो गया। अब मेरे को H और O को बैलेंस करना पड़ेगा सर। H और O को बैलेंस करने के लिए आप कुछ भी काउंट कर लो सर। यहां पर हाइड्रोजन कितना है 12, ये भी ठीक है सर। यहां पर हाइड्रोजन कितना है सर 2, तो ये भी ठीक है सर। अब H और O में O का जो मोल है वो देखो 7 इंटू 2 14, ये भी ठीक है सर। तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, O का तो कोई और सोर्स है नहीं, तो आप दोबारा देखो 7 इंटू 2 मोल 14 मोल्स O है। तो यहां पर मैं पहले एक काम करता हूं, 14 मोल H2 लिख देता हूं। ऐसा लिखने से आपका O बैलेंस हो गया बेटा। पहले मैंने जो सिखाया था चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, सबसे पहले उन एलिमेंट को बैलेंस किया जाता है जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, वो थे क्रोमियम और सल्फर, उनको हमने सबसे पहले बैलेंस किया। फिर H और O को बैलेंस किया जाता है। तो मैंने इसमें H के मोल्स देखे मेरे बच्चों, तो मैंने O को चेक करा, 7 इंटू 2 14, तो मैंने 14 लिखा। अब मैं लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस कर दूंगा क्योंकि मेरे पास H प्लस आयन है। तो यहां पर 14 इंटू 2 18 हो गए, 18 में से 12 आपको यहां नजर आ रहे होंगे, आप बोलोगे हाँ नजर आ रहे हैं सर। तो 12 इधर हैं, 28 4 इंटू 2 28 इधर हैं, 8 इधर हैं। इसका मतलब ये अच्छा खासा नंबर 20 इधर आ रहा है। चेक कर लेते हैं मेरे बच्चों, कितना आ रहा है 20। अब आपके पास दोनों तरफ 28H है,
वो भी चेक कर रहा हूं। ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, यस सर। अब आप चाहें तो इसमें 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। किससे? 2 से। तो और करके लिखता हूं 3H2S, मैंने जो आंसर दिया होगा उससे मैच करा लेना, Cr2O7 2 माइनस 10H प्लस आयन कन्वर्टिंग इंटू 2Cr3 प्लस प्लस 2 से डिवाइड करोगे इसको तो ये 6/8 इंटू 1/2 3/8 आ गया। तो इसको ऐसे लिख लो 3/8 एसिड प्लस 7H2, 2 से डिवाइड कर लो। अब अपना आंसर मैच कराएं। 3H2S समथिंग, कहीं कुछ बैलेंस करने में गड़बड़ हो गई है अपने से, इसको चेक करना पड़ेगा भाई साहब, है ना। तो चेक कर लेते हैं H प्लस आयन का कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 10 इंटू 16 14, अच्छा रुको रुको रुको, काउंटिंग में गड़बड़ हो गई अपने से। ये 28 था, अरे यार सॉरी यहां एक गलती हो गई मेरे बच्चों मेरे से। यहां पर जो आप H प्लस लिख रहे थे, H प्लस आयन, इधर था 12, इधर था 28, तो ये आपका 12 और इधर था 28, तो मेरे पास इस तरफ ये 16 आना चाहिए था। कितना? 16 आना चाहिए था। तो फिर यहां पर ये 8 आएगा बेटा, 2 से डिवाइड करने का। चेक कर लो आराम आराम से, 8 आना चाहिए, ठीक है। तो ये अब रिएक्शन चेक करो, बैलेंस काउंटिंग में गड़बड़ कर दी थी अपन ने, तो यहां से अब आराम से चेक कर लें, तो ये रिएक्शन अब बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो मेथड है बेसिकली एन फैक्टर वाला, ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से मिलता जुलता मेथड है। आप चाहें तो प्योर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी इसको बैलेंस कर सकते हैं, है ना, ठीक है ना। तो यहां पर 16 कर दिया मैंने, यहां जल्दबाजी में गलत काउंट कर दिया था, सही कर लिया अपन ने। वो लास्ट में पता लग जाता है जब कैलकुलेट करेंगे H और O को, तो आपको दिख जाएगा कि रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। तो आई होप कि अभी पूरा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया है, खत्म। तो ये आपको जो प्रोसीजर है वो आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से मैच करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, क्रोमियम में क्या आएगा? 4 नजर आएगा। एक मिनट चेक, अरे यस यस यस, एक बच्चा बिल्कुल सही लिख रहा है कि सर यहां पर ये 2 नहीं 4 आना चाहिए। 4 क्यों आना चाहिए? वो सही बोल रहा है बच्चा एकदम, क्योंकि यहां पर 2 इंटू 2 4 मोल हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चा, एकदम सही बोल रहा है, ठीक है। हाँ वो गलत लिख दिया था, 2 लिखा, ठीक है, हो गया मेरे बच्चे। तो ये भी 13 भी हो गया। और कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया बच्चों? अगली डीपी पे चलें। किसी बच्चे का और कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया? हाँ CR लिख लिया बेटा, 4 आएगा, है ना, लिख लिया बेटा। और किसी को क्वेश्चन रह गया हो तो बताओ। 1 to 15 में अगर किसी का और कोई क्वेश्चन रह गया तो जल्दी बताओ। खत्म, चलिए। और कोई दिक्कत तो नहीं है किसी की? नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है। देख रहा हूं मैं स्क्रीन पे बहुत सारे चेंज होते रहते हैं। तो फिनिश हो गया। एक बच्चे ने, ऋतु ने लिखा 15 में क्या दिक्कत आई बेटा? चेक कर लेते हैं 15 भी। 15 में ClO माइनस Br माइनस कन्वर्टिंग इनटू BrO3 माइनस प्लस Cl माइनस, बस इतना सही है। तो दीदी ये तो मेरे को आसान लग रहा है मेरे ख्याल से कि इसमें ब्रोमियम का नंबर -1 से यहां कहां जा रहा है बेटा? +5 जा रहा है। आप बोलोगे यस सर। और यहां जो Cl का नंबर है वो -1 है, और यहां जो Cl का नंबर है दीदी यहां निकाल ऐसे, x -2 इज इक्वल टू -1, x का मतलब 1, मतलब Cl का नंबर यहां +1 है। तो बेटा इसमें जो अभी समझाया मैंने, इसका चेंज हुआ 2 का, इसका चेंज हुआ 6 का। तो 2 और 6 को बराबर करने का तरीका, एक को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सीख रहे हैं। नहीं तो विजय सिखा एन फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एज यू विश। तो इसमें चेंज 2 का है, उसमें चेंज 6 का है। तो मैं इसके चेंज को 6 लाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ये BrO3 माइनस प्लस Cl माइनस लिख दिया। और अगर आप जो मैंने एन फैक्टर मेथड बताया, एन फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बाद में 2 कैंसिल कर देना, है ना। तो यहां से आपका Cl बैलेंस कर लें, Br ऑलरेडी बैलेंस है मेरे बच्चों, 3 O है, O बैलेंस है। तो यहां पर ये 3 Cl माइनस आना चाहिए।
ये जो बताया मैंने आपको, ये है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एन फैक्टर से आप इसको 6 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, बाद में उसको 2 से डिवाइड कर लेना, तो भी आंसर आ जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चल लिख लो बेटा, लिख लो। हो गया। अब आइए सर, जिस बच्चे ने पूछा था बता दिया मैंने। अब आओ मेरे बच्चों, डीपीपी नंबर 3। नेक्स्ट क्लास में हम हाउ वी कैन डेवलप अवर बेसिक्स ऑफ टाइट्रेशन पर कवर करेंगे बहुत सारी बातें। तो डीपीपी नंबर 3 पे आ जाओ मेरे बच्चों। डीपीपी नंबर 3 में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, आराम से चेक करो। डीपीपी नंबर, पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 8 पार्ट हैं, तो आई होप सो कि सारे आ गए होंगे, 1 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बच्चा बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का ई, ओके, तो ये सारे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ई है वो चेक करते हैं बेटा। 2 का जो ई है, ई कौन सा है रे? मेरे पास तो 1 2 3 4 की टर्म में लिखा हुआ है बेटा, तो ई का मतलब क्या हुआ रे? ई क्या होता है बे? ए का मतलब ए बी सी डी ई, S3PO4 का पूछ रहे हो क्या? क्वेश्चन नंबर 2 का ई, अबे अच्छा 2 का ई बता रहा हूं 2 का ई तो बता रहा हूं मैं अभी, है ना। ये क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड समझ गया मैं, बच्ची गलती नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, सारे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में कोई दिक्कत हो तो बताएं, सारे इजी हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन, ये सारे आ गए। इसका मतलब बच्चों को दिक्कत आ रही है, हाँ एक के ए और बी पार्ट है, देख लिया मैंने बेटा ना। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दिक्कत आ रही है, ओके ठीक है, ठीक है चलिए। तो यहां पर, तो यहां पर क्या हो रहा है, चेक कर रहा हूं मैं 1 में किसी का दिक्कत, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 के 7 में दिक्कत आया किसी देवांश कुमार को। 1 का 7 में क्या हो रहा है बेटा? 1 का ए का 7 में ब्रॉन्स्टेंट लोरी कॉन्सेप्ट लग रहा है ना मेरे बच्चे। क्या हो रहा है, ये जो बेस है 1 मोल बेस, वो आपका HCl से रिएक्ट करके, गौर से देखो, ये NH3Cl में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, और साथ में ये CH2NH3Cl में कन्वर्ट हो रहा है। तो ब्रॉन्स्टेंट लोरी के अकॉर्डिंग इसके जो N है उन पर एक H एडिशनली अटैच हो रहा है, तो इसने 2 मोल H+ गेन किए हैं। तो ब्रॉन्स्टेंट लोरी के अकॉर्डिंग बेस वो है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, तो 1 मोल दिस कंपाउंड एक्सेप्टेड 2 मोल्स ऑफ H+ आयन, इसकी वजह से इसका एन फैक्टर 2 आएगा। ठीक है। फिर एक बच्चे ने पूछा 1 का 9, 1 का 9 का मतलब हो गया, 1 का 9 तो है ही नहीं इसमें, 1 के तो 8 ही पार्ट है बेटा। 1 के ए का या बी का? अच्छा ठीक है, 1 के बी का 6, 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट का 6 क्वेश्चन, 6 में क्या हो रहा है बेटा, उसमें आप देखो तो 6 का आंसर भी देखो, ये क्या हो रहा है, बेंजीन। अरे भगवान, ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी बेटा, बिल्कुल गोल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका मतलब यहां SO3H लिखा हुआ है बेटा, यहां COOH लिखा हुआ है, ठीक है। ये NaOH से रिएक्ट करके क्या बना रहा है बेटा, बेंजीन का रिंग दे रखा होगा। आप बोलोगे यस सर। साथ में यहां पर इसने बना दिया SO3Na, और साथ में यहां लिख दिया COONAH है, Na लिख रखा है, प्लस वाटर वगैरह जो भी बनेगा वो तो चलो ठीक है। तो यहां पर आपको दिखना चाहिए कि 1 मोल कंपाउंड रिलीज 2 मोल ऑफ H+ आयन, कलर चेंज करके बता रहा हूं, रिलीज 2 मोल ऑफ H+ आयन, तो इसको बोलेंगे हम डाइप्रोटिक एसिड। क्या बोलेंगे? डाइप्रोटिक एसिड। तो NaOH ने इसके दोनों H को रिप्लेस कर दिया है, तो इसका जो 2 एसिडिक ग्रुप हैं, SO3H ग्रुप और COOH ग्रुप, दोनों पर Na अटैच्ड हो गया है। इसका मतलब ये हमारा जो एसिड है डाइप्रोटिक एसिड तरह काम कर रहा है। वेरी इजी यार, ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा इसका मतलब, है ना। ये सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, ठीक है। हाँ, बी का 6 भी बता दिया आरिफ को, ठीक है, ओके हो गया, बी का 6 बता दिया। अब आओ आप क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर।
आ जाओ मेरे बच्चों। अब आइए सर क्वेश्चन नंबर 2। आ जाओ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है। 2 का 1 बताऊं, ठीक है। 2 के 1 का मतलब ABCD बताऊं। ओके, ए देखो, N2H4 कन्वर्टिंग इनटू N2 प्लस NH3। यही क्वेश्चन है मेरे बच्चे, चेक कर ले आराम आराम से। अब इसमें चक्कर क्या पड़ेगा, नाइट्रोजन का जो नंबर है मेरे बच्चे, यहां -2 है, यहां 0 है, यहां -3 है। तो N का दो अलग अलग जगह कन्वर्जन हो रहा है। कितना N2 इधर जा रहा है, कितना N2 जा रहा है, नहीं मालूम चल रहा है। तो आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस करोगे तो N2H4 आपने यहां लिखा सर N2, सारा H का सोर्स यही NH3 है। तो इस रिएक्शन को जब आप बैलेंस करेंगे तो H आपका बैलेंस होना जरूरी है, फिर आप N को बैलेंस कर लें। तो यहां पर H4 है, इधर 3 है। 3 और 4 को बैलेंस करने का सिंपल तरीका है कि आप पहले इधर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, करके देखो आराम आराम से। 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे इसको तो मेरे पास ये 12 मोल H हो जाएगा। 12 मोल H का मतलब है यहां मैं 4NH3 लिखूंगा। 4NH3 लिखने का मतलब होगा 4N और ये 2N, 6N हो गया, इधर भी 6N हो गया। तो ये मेरे बच्चे एक बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है? बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन है। आपने एक जमाने में डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ा होगा कि हाँ सर पढ़ा हुआ है। तो आराम से देखिए, इस कंपाउंड में N का एक डेफिनेट ऑक्सीजन स्टेट है जो -2 से -3 भी जा रहा है और 0 भी जा रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है मेरे बच्चे कि इस केस में आपको अगर N फैक्टर निकालना है तो इसमें आपको डिकम्पोजिशन भी नजर आ रहा होगा कि हैवी मॉलिक्यूल रिलेटिवली लाइट मॉलिक्यूल में ब्रेक हो रहा है। तो इसमें देखिए आपके पास यहां N का नंबर -2 था, या N का नंबर 0 है। तो 2 मोल जो N है, आराम समझना, 6 मोल N में से 2 मोल जो N है वो -2 से 0 जा रहा है। और तो इसका मतलब चेंज कितने का हुआ? चेंज हुआ सर 4 का। चेंज कितने का हुआ? 4 का। या इजी लैंग्वेज में, आउट ऑफ 6 मोल ऑफ N, 2 मोल ऑफ N कन्वर्टिंग -2 टू 0। -2 से 0 अगर 1 मोल N जाएगा तो उसका चेंज कितना हुआ मेरे बच्चे? 2 का। और N2 में आपके N के 2 मोल्स हैं, तो इसका मतलब यहां पर 6 मोल N के बीच में ही रिडॉक्स हो गया। 2 मोल N ने टोटल -2 मतलब चेंज 2 इंटू 2 4 लिख दिया। 4 मोल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज किए और उन 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स को आपका 4 मोल N गेन कर रहा है, जिसमें इसका नंबर -3 है। तो इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे बोलेंगे, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड या गेन, दोनों में से कुछ भी देख लो मेरे बच्चों, 4 आ रहा है। तो आप ढंग से पढ़ना, मैंने N फैक्टर इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी निकालना सिखाया था। तो यहां पर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज या गेन 4 आएगा, तो N फैक्टर पर मोल पे निकालते हैं। तो N फैक्टर हो गया इसका 4/3। क्या हो जाएगा बेटा? N फैक्टर 4/3। N फैक्टर हमेशा पर मोल पे निकालते हैं। तो 4 मोल 3 मोल कंपाउंड के अंदर आपस में N के बीच में 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। वो किसने रिलीज किए? आउट ऑफ 6 मोल N, 2 मोल N ने -2 से अपना नंबर 0 किया, और आउट ऑफ 6 मोल N में से 4 मोल N ने अपना नंबर -2 से -3 किया, मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो 4 मोल N -2 से -3 जा रहा है और 2 मोल N -2 से 0 जा रहा है। तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए 4। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सिंपल N फैक्टर लगा दो। इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन गेन, या ऐसे बोलिए इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिडॉक्स 4 डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3। आराम से आंसर आएगा। ठीक है, चलिए खत्म।
इसके बाद आप किसी और पार्ट का निकाल लो मेरे बच्चों। ए पार्ट के अलावा और कोई दिक्कत हो तो बताएं। ए पार्ट के अलावा और कोई दिक्कत बताओ मेरे बच्चों, बताओ बताओ बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 के किसी और पार्ट में कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो मुझसे पूछ सकता है। एक बच्चे को ई में दिक्कत आ रही है, मैं यहां लिख रहा हूं, उसको ई में दिक्कत आ रही है बेटा। ई के अलावा और कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम सर, वेरी गुड। 2 का ई बता रहा हूं बता रहा हूं बता रहा हूं, ई लिख लिया मैंने। और कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए। हाँ ई लिख लिया भाई, चलो ई देखो। ए बी सी डी ई किधर है भाई? ओके, आर्सेनिक सल्फाइड ई यही है, प्लस MnNO3 ट्वाइस, ये भी ठीक है भाई। K2CO3 ये भी ठीक है भाई। कन्वर्टिंग इनटू K3ASO4 ये भी ठीक है सर। K2SO4 फाइन। K2MnO4 ये भी ठीक है भाई। NO ये भी ठीक है सर। CO2 ये भी ठीक है सर, है ना। अब ई पार्ट दोबारा चेक करो, यही है। इसमें दो दो अंडरलाइन लगे हुए मेरे बच्चों। अंडरलाइन का मतलब है आपको इन दोनों के एन फैक्टर निकालने हैं सर। बहुत बढ़िया। अब देखो, मैग्नीज का नाइट्रेट है, नाइट्रेट का चार्ज -1 होता है बेटा, तो इसका मतलब Mn का चार्ज यहां पर +2 है। +2 से ये कहां जा रहा है मेरे बच्चों? यहां देखो, ये +2 से +6 में जा रहा है। आप बोलोगे यस सर, तो ये बात भी ठीक है सर। अब अपने को इसमें क्या करना है कि सर एन फैक्टर निकालना है। बहुत बढ़िया। अब जब एन फैक्टर अपन निकालने बैठेंगे यहां पर, तो इन दोनों के एन फैक्टर को अपने को चेक करना पड़ेगा। तो एक दोबारा चेक कर लेता हूं। K2MnO4 है, NO है, K3SO4 है, ओके K2SO4 है, NO है और CO2 भी है इसके अंदर। ठीक है सर, तो Mn का नाइट्रेट हो गया और ये K2MnO4 हो गया सर। बहुत बढ़िया। अब इसमें अपने को एन फैक्टर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड में सल्फर का नंबर -3, इसका नंबर सर सल्फर का नंबर सल्फर का आर्सेनिक सल्फाइड आर्सेनिक सल्फाइड, तो आई एम सॉरी यहां लिखोगे -2, तो -2 और इसका नंबर आएगा +3। ठीक है, इधर आओ मेरे बच्चों। आर्सेनिक K3ASO4, तो यहां आर्सेनिक का जो नंबर आ रहा है 8, 3, तो ये चेक करें +5 आ रहा है, तो ये भी ठीक है सर। और साथ में सल्फर जो है, सल्फर आपका यहां आ रहा है, इसका नंबर आ रहा है +6, चेक करना पड़ेगा धीरे धीरे। ओके, ये भी ठीक है सर। इसके अलावा मेरे बच्चों आर्सेनिक का हो गया, सल्फर का Mn का नंबर हो गया। ओके, मुझे इसका अंडरलाइन कर रखा है, फाइन। नाइट्रेट आयन में N का नंबर बेटा +5 होता है, तो यहां लिखो N का नंबर +5। N यहां पर NO बन रहा है बेटा, खतरे की निशानी है, इसका नंबर +2, तो ये भी ठीक है। और कहीं कोई चेंज नहीं दिख रहा है मुझे। चलिए अब इसका एन फैक्टर निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका जब एन फैक्टर निकालेंगे आर्सेनिक के सल्फाइड का, तो आराम से देखो, सल्फर का फेमस नंबर -2, आर्सेनिक का +3 है। आर्सेनिक +3 से +5 जा रहा है मेरे बच्चों, तो +3 से +5 का मतलब है चेंज +2 का हुआ, तो 2 × 2 करो। 2 क्यों कर रहे हैं बेटा? 1 मोल दिस कंपाउंड कंटेन्स 2 मोल ऑफ आर्सेनिक, तो इसका एन फैक्टर में आर्सेनिक का चेंज होगा +3 से +5, तो ये 4 मोल इलेक्ट्रॉन केवल आर्सेनिक रिलीज कर रहा है। अब यहां जो सल्फर है वो बेटा -2 से +6 जा रहा है, चेंज 8 का हुआ, लिखो +8। प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों के दोनों आर्सेनिक एज वेल एज सल्फर दोनों अपना नंबर इंक्रीज करें, दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। आर्सेनिक ने मेरे बच्चों इलेक्ट्रॉन रिलीज के 2 × 2, y 2 × 2, +3 से +5, चेंज 2 का है।
1 मोल दिस कंपाउंड कंटेंस 2 मोल ऑफ सल्फर, तो ये आ गया, प्लस 8 -2 से -2 सल्फर से ये सल्फर +6 जा रहा है, चेंज 8 का हुआ, इंटू 3 कर दो। 3 क्यों कर रहे हैं? 1 मोल दिस कंपाउंड कंटेंस या कंटेनिंग 3 मोल ऑफ सल्फर, तो ये एन फैक्टर आ रहा है मेरे बच्चों, 8 × 3 28 प्लस 4 24 प्लस ये 28 आ रहा है, चेक कर लो, 28 आ गया, आराम से चेक कर ले, ठीक है, ओके। अब मेरे बच्चों इसका भी एन फैक्टर निकालना पड़ेगा, इसका भी अगर हम एन फैक्टर निकालेंगे तो mn +2 से +4 जा रहा है मेरे बच्चों, +2 से +4 जाने का मतलब है इसका चेंज 4 का हुआ, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है मेरे बच्चों, रिलीज कर रहा है, लेकिन जो नाइट्रेट है उसका n +5 से +2 में आ रहा है। तो अब ध्यान देना, mn का जो नंबर है ऑक्सीडेशन नंबर, वो तो मेरे बच्चों इंक्रीज हुआ, और जो n है उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। तो ये कंपाउंड जब अपने सामने वाले कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन रिलीज या गेन करेगा तो नेट कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज या गेन करेगा वो देखना पड़ेगा। तो आपने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को mn का जो +2 से +6 जा रहा है उसको प्लस दिया है मेरे बच्चों, तो आप mn में n जो आई एम सॉरी नाइट्रेट आयन में जो n है A आपका B से रिएक्ट कर रहा है, तो A के मोल्स B से रिएक्ट करेंगे। जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनके मोल्स सेम भी रिएक्ट कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है उनकी स्टोइकियोमेट्री क्या है या कैसे बैलेंस करते हैं, सब देख लिया। ये A और B जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो जब मान लो आप B के सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें गिरा रहे हो, मान लो इसके सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी N1, इसका वॉल्यूम V1 है, सपोज करो इसकी नॉर्मलिटी N2 है मेरे बच्चों, इसका वॉल्यूम V2 है, ठीक है, आराम से देख लीजिए। तो यहां पर जब कभी भी हम क्लेम करते हैं कि इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया, तो इक्विवेलेंट पॉइंट आने का मतलब होता है मेरे बच्चों A इज कंप्लीटली, पहले ही बताया था मैंने आपको, एक कंप्लीटली रिएक्टेड विद B। इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब होता है मेरे बच्चों कि जो A है आपका वो B से कंप्लीटली रिएक्ट कर चुका है। तो हम हमेशा इक्विवेलेंट पॉइंट पर कॉन्सेप्ट लगाते हैं क्या, मिली इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ B, ठीक है। A मैंने आपको बहुत पहले बताया था लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में, व्हेन टू रिएक्टेंट्स आर रिएक्टेड विद ईच अदर their moles may or may not be same depend on reaction stoichiometry but their number of equivalents are same, लिखा रखा है मैंने आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में। यहां वॉल्यूम ml में चल रहा होगा मेरे बच्चों, तो आपको यह भी सिखाया था कि नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम से आते हैं मिली इक्विवेलेंट। आप बोलोगे यस सर, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो A के मिली इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे बेटा, N2 V2 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ B N1 V1, ये लो। तो आपका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि इक्विवेलेंट पॉइंट पर A का कंप्लीट कंजप्शन हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर जब वो B से रिएक्ट करेगा, तो उन दोनों के मिली इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट्स को बराबर करना है। अगर वॉल्यूम लीटर में दे रखा होगा तो नॉर्मल इनटू वॉल्यूम से वो क्या आएंगे, इक्विवेलेंट्स आएंगे। जनरली हम ब्यूरेट पिपेट लेते हैं या बीकर में सॉल्यूशन लेते हैं तो वॉल्यूम ml में चलता है मेरे बच्चों, तो मैंने ml में लिया है। तो नॉर्मलिटी क्या होता है वो पहले बता दिया, वॉल्यूम क्या होता है सब चीज सुनी हुई है। नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम को एक दूसरे के बराबर करना है। तो जेई मेन में इतना सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है कि 4 में से वो 3 देगा और एक आपको कैलकुलेट करना होता है। तो ये हमारी रेडॉक्स टाइट्रेशन का स्टार्टिंग पार्ट है। अब इसमें हमारी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की अप्रोच क्या क्या बन सकती है, हमारी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की अप्रोच क्या क्या बन सकती हैं वो मैं आपको आराम से नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मेरे बच्चों, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बात करेंगे सिंसियरली। अब आने वाली क्लासेस में आपको सीखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अगली 3 क्लास में कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं हार्डनेस ऑफ वाटर वगैरह बताऊंगा। तो अगली 3 क्लास खत्म होते ही या नेक्स्ट क्लास के बाद भी आप कुछ बेसिक लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। 2 लेक्चर्स के बाद आप और अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। 3 लेक्चर के बाद आप काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम विद इलस्ट्रेशंस प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं वो बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके। तो ये बात है ना, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट क्लास में अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे और बेसिक टाइटेशन बेस्ड प्रॉब्लम कैसे बनते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। ठीक है, जय हिंद।